तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल परीक्षा पंडित। आज शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सभी ट्रेड के 51 मॉक प्रैक्टिस सेट का ऑडियो बुक डिस्कशन फॉर्मेट लॉन्च हो गया है। इसमें आपको मिलेगा 51 टेस्ट का ऑडियो डिस्कशन फॉर्मेट में सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक्स PDF, प्रिंटेबल HD PDF विदाउट वाटरमार्क, डेली ट्रैकर शीट, कम समय में ज्यादा आउटपुट के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, डिस्कशन फॉर्मेट में समझाए भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। रॉकेट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एक चीज सोचिए, आसमान से ना लाखों वोल्ट की बिजली किसी 50 मंजिला बिल्डिंग पर गिरती है और बिल्डिंग के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चल रहे हैं, लेकिन किसी भी उपकरण को कुछ नहीं होता, ना ही किसी इंसान को कोई झटका लगता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हर पल काम कर रहा है। तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, वो इसी इंजीनियरिंग चमत्कार पर आधारित है, जिसे हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग कहते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। सही बात है। किताबों में तो अर्थिंग की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं दी जाती हैं, पर अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो अगर इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में डीकोड करें तो असल में अर्थिंग है क्या? मतलब मान लीजिए किसी के घर में वॉशिंग मशीन लगी है या फिर सड़क किनारे कोई बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है, तो इन इक्विपमेंट्स को सेफ रखने के लिए ये अर्थिंग काम कैसे करते हैं? इसको एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें एक न्यूट्रल वायर होता है। तो जब हम इस न्यूट्रल वायर को या फिर किसी भी मशीन के बाहरी मेटल वाले हिस्से को जमीन से जोड़ देते हैं, तो बस इसी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अच्छा, लेकिन जमीन से ही क्यों जोड़ते हैं? मेरा मतलब है कि करंट को किसी और चीज में क्यों नहीं भेज सकते? हाँ, यही तो सबसे बड़ा साइंस है इसके पीछे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एक बहुत ही विशाल कंडक्टर है और इसका जो पोटेंशियल यानी विभव है वो हमेशा 0 माना जाता है। पृथ्वी अपने अंदर चाहे जितना बड़ा करंट संभाले, उसका विभव फिर भी 0 ही रहेगा। और एग्जाम में जो सबसे मेन वर्ड बार बार आता है वो है नगण्य प्रतिरोध, यानी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओह, तो मतलब जब किसी मशीन को जमीन से जोड़ते हैं तो करंट के बहने के लिए एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें रुकावट ना के बराबर होती है। एकदम सही। करंट की ना एक आदत होती है कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। राइट। तो अगर किसी वॉशिंग मशीन में करंट लीक हो रहा है तो वो किसी इंसान के शरीर से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। उसकी जगह वो करंट उस अर्थिंग वायर से होकर डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि वो रास्ता सबसे आसान है। पर यह रास्ता आसान बनाने के लिए ना सिर्फ एक तार को जमीन पर रख देना काफी नहीं होता है। इसके लिए हमें मिट्टी की परतों को यानी लेयर्स को भी समझना पड़ता है। अच्छा, लेयर्स कैसे? जैसे अगर जमीन के नीचे देखा जाए तो सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है, फिर उसके नीचे क्ले यानी चिकनी मिट्टी, फिर सैंड यानी रेत और सबसे नीचे रॉक यानी पत्थर की परत होती है। ओके। इन सभी लेयर्स में मॉइस्चर यानी नमी का लेवल अलग अलग होता है। इसलिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड को काफी गहराई तक ले जाना पड़ता है ताकि उसे सही नमी मिल सके, क्योंकि वही नमी उस रेजिस्टेंस को कम करती है ना? बिल्कुल, वही नमी उस प्रतिरोध को नगण्य बनाती है। समझ गए। यानी करंट के लिए एक V एक्सप्रेसवे बनाना ही अर्थिंग है। तो अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो अर्थिंग की जो बेसिक नीड है उसको किन पॉइंट्स में बांटा गया है? मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट तो इंसानी जान बचाना ही होगा। हाँ, एग्जाम में इसके 3 मेन रीजंस पूछे जाते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने बिल्कुल सही बताया, विद्युत शॉके से बचाओ। सोचिए, अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कोई लाइव वायर कट कर उसकी मेटालिक बॉडी से टच हो जाए तो पूरी मशीन में करंट दौड़ने लगेगा, जिसे हम लीकेज कहते हैं। और अगर अर्थिंग नहीं है तो उस मशीन को छूने वाले इंसान की बॉडी से करंट पास होगा, जो कि जानलेवा हो सकता है। राइट। और अर्थिंग इसी लीकेज करंट को 0 रेजिस्टेंस वाले रास्ते से सीधे जमीन में भेज देती है। और दूसरा रीजन तो वही है जो हमने शुरू में बात की थी, आकाशीय बिजली या लाइटनिंग से बचाव। हाँ, जब बादलों से लाखों एम्पियर की बिजली गिरती है तो अर्थिंग सिस्टम उस बिजली को एक सेफ रास्ते से सीधे जमीन में डिस्चार्ज कर देता है। और इसका जो तीसरा रीजन है ना, वो बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग है। ओ, वो क्या है? उसको सर्किट ब्रेक या परिपथ भंग कहते हैं। सर्किट ब्रेक? इसका मतलब फ्यूज का उड़ना होता है ना?
पर अर्थिंग का फ्यूज के गलने से क्या सीधा कनेक्शन है? और इसको आप ओम के नियम से जोड़कर देखिए। जब किसी मशीन में लीकेज होता है तो सारा करंट अर्थिंग वायर के जरिए जमीन में जाने लगता है। अच्छा। अब क्योंकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है तो सर्किट में लीकेज करंट का जो लेवल है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब करंट बढ़ता है तो हीट जनरेट होती है। बिल्कुल, जब करंट बहुत तेजी से बढ़ता है तो भयानक हीट पैदा होती है और इसी गर्मी की वजह से सर्किट में लगा फ्यूज तार तुरंत पिघलकर टूट जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आग लगने या मशीन जलने से पहले ही पावर सप्लाई कट हो जाती है। ये तो एकदम कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब लीकेज हुआ, हाँ करंट ने आसान रास्ता लिया, हाँ करंट बढ़ा, हीट बढ़ी और फ्यूज उड़ गया। हाँ, और ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है। से लागू किया जाता है। लेकिन इस रूल में अर्थिंग को लेकर आखिर क्या-क्या मैंडेटरी किया गया है? देखिए, रूल 61 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसी 6 जगह बताई गई हैं जहां अर्थिंग करना कानूनन जरूरी है। और इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अरे वाह, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पावर सॉकेट से तार निकाला, घरेलू उपकरण में लगाया, फिर स्विच दबाकर मशीन चलाई और बाहर पोल पर भी अर्थिंग पाई। ये तो बहुत सही है। इस एक लाइन में पूरा नियम ही सिमट गया। तो अगर इसको डीकोड करें तो पावर सॉकेट का मतलब शायद हमारे घरों के प्लग से है। हाँ, एकदम सही डिकोड किया आपने। इस ट्रिक से जो 6 पॉइंट निकलते हैं उनमें से पहला यही है, पावर सॉकेट यानी 3 पिन और 5 पिन पावर प्लग सॉकेट की अर्थिंग। आपने देखा होगा कि प्लग में जो सबसे ऊपर वाला मोटा पिन होता है वो अर्थिंग का ही होता है। हाँ, वो हमेशा थोड़ा लंबा और मोटा होता है। राइट। दूसरा है तार, यानी 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल तार को अर्थ करना। तीसरा है घरेलू उपकरण जैसे आयरन, हीटर या ओवन। ओके। चौथा है स्विच, यानी घरों में लगे स्विच बोर्ड और मेटालिक स्विच। पांचवा है मशीन, जैसे भारी मोटर, जनरेटर, फ्रिज और गीजर। और छठा है बाहर पोल, यानी ओवरहेड लाइन का मेटालिक बेस। इन सभी 6 जगहों पर अर्थिंग करना रूल 61 के तहत जरूरी है। ये ट्रिक तो इजीली याद हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअली में अर्थिंग की जाती है तो इस स्पेसिफिकेशन के कुछ एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड को बिल्डिंग से कितनी दूर लगाना चाहिए और क्यों। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अर्थिंग इलेक्ट्रोड की बिल्डिंग से मिनिमम दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर ही क्यों? मतलब अगर बिल्डिंग के एकदम पास गड्ढा खोद दिया जाए तो क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, अर्थिंग के गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए उसमें लगातार पानी डालना पड़ता है। अगर ये गड्ढा बिल्डिंग की नींव के बिल्कुल पास होगा तो वो नमी दीवारों और नींव में सीलन पैदा कर देगी, जिससे कि पूरी बिल्डिंग कमजोर हो सकती है। इसलिए 1.5 मीटर की सेफ डिस्टेंस रखना मैंडेटरी है। ओह, ये तो सिविल इंजीनियरिंग वाला एंगल हो गया। और अर्थिंग के तार के लिए क्या नियम है? उसके लिए 14 स्वर्ग का अर्थ कंटिन्यूटी कॉपर वायर यूज किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और साइंटिफिक नियम लागू होता है कि तार और इलेक्ट्रोड दोनों हमेशा एक ही मेटल के होने चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए जमीन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ऊपर से लोहे का तार जोड़ दिया जाए तो क्या करंट पास नहीं होगा? करंट तो पास होगा, लेकिन नमी के कारण वहां पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी जिसे हम गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। गैल्वेनिक कोरोजन, अच्छा। हाँ, जब 2 अलग अलग मेटल नमी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक बैटरी की तरह काम करने लगती हैं और उनमें से एक मेटल बहुत तेजी से गलने लगती है, जिससे कुछ ही महीनों में कनेक्शन टूट जाएगा और अर्थिंग फेल हो जाएगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रोड कॉपर का है तो तार भी कॉपर का ही होना चाहिए। समझ गई। और गहराई और सेफ्टी के लिए भी कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते होंगे? बिल्कुल, तार जमीन से कम 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए और इसे सीधे मिट्टी में नहीं दबाते हैं। तो फिर कैसे दबाते हैं? ये 12.7 mm डायामीटर वाले गिया यानी गैल्वेनाइज्ड आयन पाइप के अंदर सेफ होना चाहिए ताकि कोई फावड़ा या बाहरी चोट तार को काट ना दे। इसके साथ ही कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर वर्टिकल इलेक्ट्रोड तक बिना टूटे एक सीध में जाना चाहिए। ये फिगर्स तो बहुत क्लियर है। 1.5 मीटर की दूरी, 14 स्वर्ग का कॉपर वायर, 30.5 सेंटीमीटर की गहराई और 12.7 mm का GI पाइप। अब अगर अर्थ रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं कि किस इंस्टीट्यूट के लिए कितना ओम रेजिस्टेंस वैलिड है।
तो क्या इसे याद रखने का कोई लॉजिक है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधा लॉजिक है और इसको याद रखने की ट्रिक है। पावर स्टेशन जितना बड़ा, रेजिस्टेंस उतना कम। पावर स्टेशन जितना बड़ा, रेजिस्टेंस उतना कम। इसका मतलब जहां बिजली का प्रोडक्शन या करंट का फ्लो सबसे ज्यादा है, वहां लीकेज करंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस विशाल करंट को बिना किसी रुकावट के जमीन में भेजते रहने के लिए रास्ते का चौड़ा और बाधा रहित होना उतना ही जरूरी है। सही कह रही हूँ ना? एकदम सही एनालिसिस किया आपने। और इसी वजह से जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं वहां मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम होना जरूरी है। बस 0.5 ओम? हाँ, और उससे छोटे पावर स्टेशन या होम सर्किट के लिए ये 1.0 ओम रखा जाता है। अगर छोटे सबस्टेशन की बात करें तो वहां 2.0 ओम तक का रेजिस्टेंस चल जाता है। और आखिर में जो बाकी आम इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए मैक्सिमम 8.0 ओम तक का स्टैंडर्ड सेट किया गया है। यानी 0.5, 1.0, 2.0 और 8.0। बस ये सीक्वेंस याद रखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अभी थोड़ी देर पहले आपने डोमेस्टिक अर्थ कंटिन्यूटी वायर के लिए 14 स्वाग का जिक्र किया था। ये स्वाग आखिर है क्या और अलग अलग जगहों के लिए इसके मेजरमेंट कैसे तय होते हैं? देखिए, स्वाग का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये तार की मोटाई नापने का एक स्केल है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग नियम यह है कि स्वाग का नंबर जितना छोटा होता है ना, तार की मोटाई उतनी ही ज्यादा होती है। ओह, तो उल्टा हिसाब है। बिल्कुल। इस माप निर्धारण को एग्जाम के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सप्लायर द्वारा या लो वोल्टेज के लिए। सप्लायर मेन रूप से 8 स्वाग कॉपर या 8 स्वाग घी तार का यूज करता है और ये काफी मोटा तार होता है। और डोमेस्टिक सर्किट में क्या यूज होता है घरों के अंदर? घरों में मेनली 14 स्वाग का कॉपर तार यूज होता है जो कि थोड़ा पतला होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर कोई कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का यूज कर रहा है तो उसे 12 स्वाग का एल्यूमिनियम तार लगाना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से कम होती है ना? तो सेम करंट कैरी करने के लिए एल्यूमिनियम के तार को थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा, जिसका मतलब है छोटा स्वग नंबर, यानी 12 स्वग। एकदम सही। और तीसरा हिस्सा है लाइन पोल के लिए। वहां अर्थिंग के लिए 8 स्वग गीज तार का यूज किया जाता है, क्योंकि बाहर खुले में आंधी तूफान के बीच मजबूती की ज्यादा जरूरत होती है, तो मोटा गीज तार सबसे बेस्ट रहता है। एक और कंफ्यूजन अक्सर होता है, लाइव वायर और अर्थ वायर। बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, लाइव वायर वो तार है जो इलेक्ट्रिक चार्ज से पूरी तरह भरा होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि लाइव वायर पृथ्वी के साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका असर क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई जमीन पर खड़े होकर इसे छू ले तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल यानी जमीन की तरफ भागेगा और वो इंसान की बॉडी से होकर गुजरेगा, जिससे झटका लगेगा। बहुत खतरनाक। हाँ, जबकि दूसरी तरफ अर्थ वायर सिर्फ न्यूट्रल को सीधे अर्थ से कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। इसका काम सिर्फ सेफ ग्राउंडिंग करना है। अच्छा, तो इसमें विभवांतर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अर्थ वायर का पृथ्वी के साथ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसका विभव 0 होता है। मतलब लाइव वायर एक तरह से चार्ज का दबा हुआ बॉम्ब है और अर्थ वायर सिर्फ एक बाईपास है जो एक्स्ट्रा चार्ज को सेफ तरीके से निकाल देता है। तो अगर हम इस पूरे अर्थिंग सिस्टम को एक नज़र में देखें तो इसके मेन स्ट्रक्चर क्या-क्या होते हैं? इसे ना हम एक मशीन जैसे मोटर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंप्लीट अर्थिंग सिस्टम 4 मेन पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है अर्थ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मोटर की बाहरी मेटालिक बॉडी। इलेक्ट्रोड से जुड़े होने के कारण इस ऑब्जेक्ट का विभव हमेशा 0 हो जाता है। ओके। दूसरा होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये वो तार है जो मोटर के मेटालिक पार्ट से शुरू होकर अर्थिंग लीड तक जाता है। तीसरा है अर्थिंग लीड। ये मेन तार को जमीन में गड़े हुए इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। और चौथा और आखिरी है अर्थ इलेक्ट्रोड। ये मेटल का वो आखिरी पाइप या रॉड होती है जिसे जमीन की गहराइयों में दबाया जाता है और जो करंट को मिट्टी में पूरी तरह फैला देता है। मोटर की बॉडी से लेकर जमीन में दबे पाइप तक ये एक पूरी चेन है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अलग अलग जगहों की मिट्टी अलग होती है, तो क्या मिट्टी के हिसाब से अर्थिंग के टाइप्स भी बदल जाते हैं? 100% बदल जाते हैं। मिट्टी के नेचर के हिसाब से अर्थिंग 4 तरह की होती है और हर मेथड का अपना एक स्पेसिफिक यूज और डेटा होता है। पहला टाइप है वायर और स्ट्रिप अर्थिंग और ये रॉकी सॉइल यानी पथरीली मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट है।
हाँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि पथरीली मिट्टी में 3-4 मीटर गहरा वर्टिकल गड्ढा खोदना तो लगभग नामुमकिन ही होता है। तो क्या इसमें तार को हॉरिजॉन्टल बिछाया जाता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसमें पत्थरों के बीच उथली खाइयां या ट्रेंचेस बनाकर मेटल की स्ट्रिप्स बिछाई जाती हैं। इसकी गहराई 8 से 15 मीटर तक लंबी रखी जा सकती है। ओह, और इसमें कौन सा मेटल यूज होता है? अगर कॉपर की स्ट्रिप है तो उसका साइज 25 बाय 1.6 mm या तार का क्रॉस सेक्शन 3 mm स्क्वायर होना चाहिए। और अगर घी का यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिप 25 बाय 4 mm या तार 6 mm स्क्वायर का होना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा यूज ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, जहां लाइन पथरीले पहाड़ों से गुजरती है। और अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन किसी रेगिस्तान या सैंड यानी बलुई जमीन से गुजर रही है, वहां तो खाई खोदते ही रेत वापस अंदर गिर जाएगी। वहां कौन सा मेथड काम आता है? वहां पर काम आता है दूसरा टाइप, जिसको हम रॉड एर्थिंग यानी छड़ भूसंपर्कन कहते हैं। क्योंकि देखिए, बलुई जमीन में गड्ढा खोदना सच में बहुत मुश्किल है। तो उसमें बिना गड्ढे के तार कैसे डालते हैं? इसमें गड्ढा आप खोदते ही नहीं है। इसमें सीधे एक नुकीली मेटल की रॉड को हथौड़े से पीट कर जमीन में धंसा दिया जाता है और इसकी मिनिमम गहराई 2.5 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में एक सवाल बहुत बार आता है कि सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? ओह, तो यही रॉड अर्थिंग सबसे सस्ती होगी क्योंकि इसमें खुदाई का खर्चा बच के। बिल्कुल, यही रॉड अर्थिंग सबसे सस्ती सिस्टम है और इसे फायर अर्थिंग भी कहा जाता है। सबसे सस्ती और बिना गड्ढे वाली यानी रॉड अर्थिंग। चलिए अब तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है कॉइल अर्थिंग। इसमें तार को स्प्रिंग या कॉइल की तरह मोड़कर उसे यूज करते हैं और इसका मेन यूज लाइन पोल के अर्थिंग के लिए होता है। पर तार को कॉइल क्यों बनाया जाता है? सीधा क्यों नहीं लगाते? और इसके बाकी डिटेल्स क्या है? कॉइल बनाने से ना कम जगह में ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिससे करंट बहुत ही आसानी से जमीन में डिस्चार्ज हो जाता है। इसके लिए 8 स्वर्ग का घी तार यूज होता है। अच्छा, 8 स्वर्ग घी तार। हाँ, उस कॉइल का डायमीटर 50 mm और लंबाई 407 mm होती है और इसको 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में रखा जाता है। लेकिन इसमें एक और खास चीज होती है। इस कॉइल के चारों तरफ नमक और चारकोल यानी कोयले की परतें बिछाई जाती हैं। नमक और चारकोल, इसके पीछे का क्या साइंस है? क्या ये नमी को पकड़ कर रखते? बिल्कुल, देखिए, नमक अपने नेचर से हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वो आसपास से पानी सोखता है, और चारकोल उस नमी को एक स्पंज की तरह लंबे समय तक रोके रखता है, जिससे जमीन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये तो काफी स्मार्ट टेक्निक है। हाँ, और एग्जाम में इस अर्थिंग से जुड़े कुछ टेस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे गैल्वेनाइजिंग टेस्ट, डिप टेस्ट और अधेशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट कॉइल अर्थिंग के गिटार पर चढ़ी जिंक की कोटिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए किए जाते हैं, ताकि जमीन के अंदर के केमिकल्स उस तार को गला ना दें। एकदम सही पकड़ा आपने। वाह, बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। अब लगता है हम चौथे और आखिरी टाइप पर आ गए हैं, जो शायद सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ, चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है पाइप अर्थिंग। घरों से लेकर बड़े सबस्टेशंस तक सबसे ज्यादा यही यूज होता है, इसीलिए इसे सबसे कॉमन और बेस्ट मेथड माना जाता है। पाइप अर्थिंग के वो कौन से स्पेसिफिक डेटा है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें ना आंकड़ों की भरमार है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इलेक्ट्रोड के रूप में 38 mm डायामीटर और 2 मीटर लंबा गैल्वेनाइज्ड पाइप यूज होता है। ओके, 38 mm और 2 मीटर लंबा। हाँ, इस पाइप को जमीन में 3.75 मीटर की गहराई पर गाढ़ा जाता है और इस बड़े पाइप के अंदर अर्थ वायर को सेफ ले जाने के लिए एक 12.7 mm डायमीटर का छोटा GI पाइप भी लगा होता है। मैंने ना एक डायग्राम में देखा है कि इस 38 mm वाले बड़े पाइप में छोटे छोटे होल्स भी बने होते हैं। ये छेद क्यों किए जाते हैं? क्या नमक और चारकोल के मिक्सचर तक पानी पहुंचाने के लिए? एकदम सही। उस 38 mm वाले पाइप में हर 75 mm की दूरी पर 12 mm डायमीटर के होल्स किए जाते हैं। तो होता यह है कि जब अर्थिंग पुरानी हो जाती है और उसमें नमी कम होने लगती है, तो ऊपर से पाइप में पानी डाला जाता है। अच्छा, वही पानी इन्हीं होल से रिसकर नमक और चारकोल की परतों में चढ़ा जाता है और पूरे सिस्टम को वापस से एक्टिव कर देता है। इसके अलावा दोनों पाइप्स को जोड़ने के लिए 38 बाय 19 mm के रिड्यूसिंग सॉकेट का यूज होता है और सबसे ऊपर सेफ्टी के लिए 30 बाय 30 सेंटीमीटर का कास्ट आयरन फ्रेम लगाया जाता है, ताकि कोई गाड़ी या भारी चीज इलेक्ट्रोड को टूटने या नुकसान पहुंचाने से बचा सके, है ना?
हाँ बिल्कुल। तो अगर इस पूरे चैप्टर का एक फाइनल निचोड़ निकाला जाए जो हर एग्जाम देने वाले के दिमाग में बस जाना चाहिए, तो वो फाइनल निष्कर्ष पॉइंट क्या होंगे? पूरे चैप्टर का निष्कर्ष हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समेट सकते हैं। पहला है यूनिवर्सल रूल। चाहे वो कोई आम घर हो जहां 1 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है, या फिर कोई विशाल पावर स्टेशन हो जहां आधा ओम रेजिस्टेंस चाहिए, हर जगह IEE रूल 61 और IS स्पेसिफिकेशन ही सबसे ऊपर हैं। इनके बिना कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है मैप यानी मेजरमेंट का महत्व। 14 स्वर्ग और 8 स्वर्ग का सही चुनाव ही किसी सर्किट की सेफ्टी तय करता है। अगर तार की मोटाई या मेटल गलत हुई तो वहां गैल्वेनिक करोजन लग जाएगी और सिस्टम फेल हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट मिट्टी से जुड़ा होगा, है ना? हाँ, तीसरा है मिट्टी के हिसाब से सही मेथड का चुनाव। जमीन पथरीली है तो स्ट्रिप अर्थिंग, बलुई है तो रॉड अर्थिंग, और अगर नोबल मिट्टी है तो पाइप अर्थिंग। मिट्टी के नेचर के हिसाब से सही इलेक्ट्रोड चुनना ही आखिर में इंसानी जान बचाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पिछले डिस्कशन में हमने अर्थिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, पर आज का जो डिस्कशन है वो स्ट्रिक्टली ALP CPT 02 के निमी पैटर्न पर बेस्ड होने वाला है। ये हमारे अर्थिंग सिस्टम्स और IEE रूल्स का पार्ट 2 है। हाँ, और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस पार्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं? मतलब स्टूडेंट्स को कहाँ फोकस करना चाहिए? देखो, इस सेशन में हम मेनली 4 चीजों को समझेंगे। पहला है फिजिकल स्ट्रक्चर, फिर आते हैं IEE नियम, उसके बाद अलग अलग नेटवर्क्स जैसे TN, TT और IT, और लास्ट में अर्थ रेजिस्टेंस। ये चारों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सीधे अर्थिंग की फिजिकल संरचना को समझने की तरफ बढ़ते हैं। प्लेट अर्थिंग में एग्जैक्टली क्या डायमेंशन और सेटअप होता है? तो देखो, प्लेट अर्थिंग में हम प्लेट को जमीन की सतह से एग्जैक्टली 2.5 मीटर नीचे रखते हैं। और 2.5 मीटर ही क्यों? क्योंकि इस गहराई पर मिट्टी का मॉइस्चर लेवल साल भर लगभग स्टेबल रहता है, ऊपर गर्मी में सूख जाता है ना। तो 2.5 मीटर नीचे रखने के बाद इसके चारों तरफ 15 सेंटीमीटर मोटी नमक और लकड़ी के कोयले यानी चारकोल के पाउडर की एक सुरक्षा परत बनाई जाती है। अच्छा, नमक और कोयला, राइट। ये तो नमी बनाए रखने के लिए होता है ना? बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम याद रखना, जिस पदार्थ की प्लेट होती है ना, उस भूतार यानी अर्थ वायर भी उसी पदार्थ का होना चाहिए हमेशा। ओह अच्छा, पर एग्जाम में कॉपर और GI प्लेट की डायमेंशंस यानी आकार पर हमेशा सवाल आते हैं। उनके एग्जैक्ट स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं? और सर्किट्स के हिसाब से वायर का साइज क्या होता है? बाय 7 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 3.18 मिलीमीटर। ओके, 7 बाय 7 सेंटीमीटर और 3.18 मिलीमीटर। राइट। और अगर GI यानी लोहा प्लेट यूज कर रहे हैं तो साइज 7 बाय 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, पर मोटाई डबल हो जाएगी यानी 6.35 मिलीमीटर। अच्छा, GI में डबल मोटाई क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगने का डर होता है और रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो लाइफ स्पैन कॉपर के बराबर मैच करने के लिए शुरुआत में ही डबल मोटाई रखते हैं। मेक सेंस। और वायर के साइजेस? वायर्स के लिए हम SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करते हैं। लाइट सर्किट के लिए वायर होता है 12 या 14 SWG का। 12 या 14 SWG? जी, लाइट के लिए? जी हाँ। और पावर सर्किट के लिए वायर और मोटा होता है यानी 8 या 10 SWG। यहां नंबर जितना छोटा, वायर उतना मोटा होता है। एक सेकंड, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है यहाँ। क्या इस वायर को जमीन के अंदर ऐसी खुला छोड़ दिया जाता है? मतलब अगर किसी ने खुदाई की तो वो तो कट जाएगा? ऐसे ही बिल्कुल खुला नहीं छोड़ते। यांत्रिक क्षति यानी मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए भूतार को 12.7 मिलीमीटर के GI पाइप के अंदर रखा जाता है। 12.7 mm का पाइप? ओके। हाँ, और इस पाइप को जमीन की सतह से 7 सेंटीमीटर नीचे तक स्थापित किया जाता है ताकि ऊपर से अगर थोड़ी खुदाई हो भी जाए तो वायर सेफ रहे। ये तो बहुत सॉलिड सेटअप हो गया। तो फिजिकल स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आते हैं IEE नियमों पर यानी रेगुलेशंस पर। IEE रेगुलेशंस में से कौन से रूल्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं? क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। देखो, लिस्ट लंबी है पर एग्जाम फोकस के हिसाब से हम इन्हें आसान भाषा में देखते हैं। पहले भाग 1 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है नियम 32। नियम 32, ये क्या कहता है? ये रूल
अर्थ और अर्थ न्यूट्रल की पहचान के बारे में है। बेसिकली स्विच और कटआउट की स्थिति बताता है कि वो हमेशा फेज वायर पे लगने चाहिए, न्यूट्रल पर नहीं। राइट, न्यूट्रल पर स्विच नहीं लगना चाहिए। और अगला फिर आता है नियम 51। ये स्पेसिफिकली मीडियम हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान इंपोज करता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अच्छा, हाई वोल्टेज के लिए एक्स्ट्रा रूल्स, नियम 51। उसके बाद है नियम 61। ये बहुत कॉमन है, अर्थ के साथ संयोजन यानी कनेक्शन टू अर्थ। ये एक जनरल रूल है अर्थिंग का। और फिर नियम 62 जो एक्सक्लूसिवली मीडियम वोल्टेज की प्रणाली से संबंधित है। ओके, तो भाग 1 में 32, 51, 61 और 62। और भाग 2 में क्या है? वहां तो हाई वोल्टेज होता है ना? बिल्कुल। भाग 2 में नियम 67 है, सबसे मेन। ये 3 फेज प्रणाली जो हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करती है, उसको अर्थ करने से संबंधित है। नियम 67 3 फेज के लिए, गॉट इट। फिर है नियम 69। ये पोल माउंटेड सबस्टेशन से जुड़ा नियम है, जो सड़क किनारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, उनके लिए। फिर नियम 78, ये रक्षण यानी गार्डिंग से संबंधित है, ताकि वायर टूट के डायरेक्ट नीचे ना गिरे। गार्डिंग के लिए नियम 88। और आखिरी है नियम 90। ये कहता है कि ओवरहेड लाइन के सभी सपोर्ट्स और मेटालिक फिटिंग की अर्थिंग अनिवार्य है, खंभों पर जो लोहा होता है उसकी सेफ्टी के लिए। तो बस स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रिवाइज करने के लिए ध्यान रखें कि नियम 161 जनरल अर्थ कनेक्शन है और नियम 67 स्पेशली 3 फेज हाई वोल्टेज के लिए, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। एग्जैक्टली। ये कंपैरिजन दिमाग में सेट रखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो रूल समझने के बाद अब हम अलग अलग प्रकार के अर्थिंग नेटवर्क्स का विश्लेषण करते हैं। BIS मानक के हिसाब से TN, TT और IT नेटवर्क्स। ये नामोत्पत्ति यानी इन टर्मिनोलॉजीज का आखिर मतलब क्या है? एग्जाम में इन अल्फाबेट्स को कैसे डिकोड करें? देखो, ये बहुत आसान है। T का मतलब होता है टेर, जो फ्रेंच में अर्थ को बोलते हैं। N का मतलब है न्यूट्रल, S है सेपरेट और C है कंबाइन। इसमें PE यानी प्रोटेक्टिव अर्थ का काम मेटालिक भागों को जोड़ना है और न्यूट्रल यानी N रिटर्न करंट ले जाता है। ओके, तो P सेफ्टी के लिए और N रिटर्न सर्किट के लिए। पर TN, TT और IT नेटवर्क्स में आपस में क्या अंतर है? एग्जाम में इनके एप्लीकेशंस कैसे पूछे जाते हैं? चलो एक क्विक सिंथेसिस मैट्रिक्स से समझते हैं। सबसे पहला TN नेटवर्क। इसमें पहला लेटर T है, दूसरा N। यहां अर्थ और न्यूट्रल जुड़े हुए होते हैं यानी कंबाइंड। जनरेटर अर्थ होता है और कंज्यूमर वही कनेक्शन यूज करता है, कंबाइंड कनेक्शन। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? ये सबसे कॉमन है। सामान्य औद्योगिक और घरेलू यानी जनरल इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एरियाज में TN यूज होता है। और TT नेटवर्क, उसमें तो 2 T हैं। हाँ, TT नेटवर्क में उपभोक्ता यानी कंज्यूमर पर लोकल अर्थिंग होती है और जनरेटर से कनेक्शन मुक्त यानी आइसोलेटेड होता है। दोनों अपनी अपनी जगह अर्थ होते हैं। इसका उपयोग पावर वितरण यानी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। आइसोलेटेड अर्थ, इसमें अर्थ से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। ये कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है या बस केवल उच्च प्रतिबाधा यानी हाई एम्पिडेंस कनेक्शन होता है इसमें। वेट, 1 मिनट। IT नेटवर्क का फायदा ही क्या है जब उसमें सीधा कनेक्शन ही नहीं है जमीन से? फॉल्ट करंट कहाँ जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो, क्योंकि इसमें सीधा कनेक्शन नहीं है तो ये उच्च और निम्न आवृत्ति शोर यानी फ्रीक्वेंसी नॉइज को रोकता है और इसमें ब्रोकन न्यूट्रल का खतरा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उपयोग टेलीकम्युनिकेशन साइट्स पर होता है जहां इंटरफेरेंस फ्री अर्थिंग चाहिए। ओह अच्छा, मतलब टेलीकॉम और डेटा सेंटर्स जहां नॉइज नहीं चाहिए वहां IT यूज होगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। अब नेटवर्क्स तो समझ लिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे नेटवर्क के लिए प्रतिरोधा यानी रेजिस्टेंस को कम कैसे रखा जाए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भू प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए जमीन का प्रतिरोध ज्यादा हो, पथरीली जमीन हो, तो उसे कम करने की मुख्य विधियां क्या है? इसकी 4 मेन विधियां हैं। पहली तो वही जो हमने शुरू में बात की, नमक और कोयला डालना। ये कंडक्टिविटी बढ़ाता है। दूसरी विधि है नमी बनाए रखना, यानी समय समय पर पाइप के जरिए पानी डालना। हाँ, नमक, कोयला और पानी, ये तो बेसिक हो गया। और अगर इससे भी काम ना चले तो? तीसरी विधि है आकार बढ़ाना, यानी इलेक्ट्रोड की माप और गहराई बढ़ाना। और चौथी विधि है रसायन का प्रयोग करना। आमतौर पर कॉपर सल्फेट का घोल जमीन में डाला जाता है रेजिस्टेंस को ड्रास्टिकली गिराने के लिए। कॉपर सल्फेट का घोल, ओके।
और एक अतिरिक्त पॉइंट यहाँ ये है कि जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए होता है ना, वहाँ मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को पैरेलल में लगाते हैं, एक से ज्यादा अर्थ पिट्स बनाते हैं। पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, लेकिन इन दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स की बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? क्या पास पास लगा सकते हैं? नहीं, पास नहीं लगा सकते। मिनिमम यानी न्यूनतम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच है। 5 मीटर क्यों? अगर 1 इंच दूर लगाए तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जमीन के अंदर उनका रेजिस्टेंस एरिया ओवरलैप कर जाएगा और वो इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, इंटरफेरेंस होगी वहां, इसलिए 5 मीटर। ओके, तो 5 मीटर का ओवरलैप रूल याद रखना है। एग्जैक्टली। और देखो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस आखिर किन 6 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोड का स्वयं का प्रतिरोध, दूसरा इलेक्ट्रोड की गहराई, तीसरा जमीन की प्रकृति, मिट्टी कहाँ कैसी है, पांचवां मिट्टी का तापमान और छठा चालक का पदार्थ यानी कंडक्टर मटेरियल। डन। तो थ्योरी कवर हो गई पूरी तरह से। अब डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले वन लाइनर्स या फैक्ट्स का रैपिड रिवीजन करते हैं। मैं पॉइंट्स मांगती हूँ, आप क्लियर करते जाओ ताकि स्टूडेंट्स अपने शॉर्ट नोट्स बना सके। चलो रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 और 2 का मिलाकर। सबसे पहला पॉइंट, अर्थ तार का क्षेत्रफल वायरिंग तार के क्षेत्रफल से हमेशा 2 गुना यानी 2x होना चाहिए। फॉल्ट आने पर हीट से वायर पिघलना नहीं चाहिए। ओके, अर्थ वायर का एरिया 2x। दूसरा पॉइंट, दूसरा, ग्राउंड वायर मुख्यतः स्टील के बनाए जाते हैं, खासकर ओवरहेड लाइंस में, ताकि वो इजीली टूटे ना। ग्राउंड वायर स्टील का। डन। नेक्स्ट। तीसरा, ग्राउंड वायर की गहराई 1.5 से 2.0 मीटर तक होती है जनरली। डेप्थ 1.5 से 2.0 मीटर। आगे बताइए। चौथा, 3 फेज प्रणाली में हमेशा दोहरा भूसंपर्कन यानी डबल अर्थिंग का प्रयोग करना अनिवार्य है, बैकअप के लिए। 3 फेज में डबल अर्थिंग, रिडंडेंसी के लिए, राइट। नेक्स्ट। पांचवा, टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज सबसे बेहतर माने जाते हैं। अगर जमीन डीप खुदाई लायक ना हो तो हॉरिजॉन्टल वायर्स बिछाते हैं। टावर फुटिंग के लिए ग्राउंड रॉड प्लस काउंटर पॉइस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है। छठा पॉइंट है, BIS कलर कोड के अनुसार ईयरथिंग तार हमेशा हरा यानी ग्रीन होना चाहिए। ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ईयरथिंग कलर हमेशा हरा। और लास्ट पॉइंट, एक अच्छी ईयरथिंग प्रणाली का आदर्श प्रतिरोध मान 1.0 से 3.0 ओम्स यानी ओमेगा के बीच होना चाहिए। 1 से 3 ओम्स। तो स्टूडेंट्स, एक फाइनल टिप है मेरी तरफ से। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए डायरेक्ट MCQ फॉर्मेट में आ सकते हैं, इसलिए इनको प्रॉपरली याद रखना यानी रटना जरूरी है। इसमें सीधा डेटा पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोकस्ड रहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहिए।